सर से पूछे गए सवाल, आज उसका तीसरा एपिसोड है और सर हम लोग के साथ हैं श्री हर्षविंद श्रीवास्तव सर, जिनके पास 33 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे। आज सर से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवाल पूछने वाले हैं और सर उसका लाइव आंसर देंगे। तो पहला सवाल आपके लिए सर है कि लॉ और एक्ट में क्या अंतर होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 13 का पार्ट 3 है, उसमें कहा गया व्हाट इज लॉ। तो लॉ के अंतर्गत जो है ऑर्डिनेंस आता है, एक्ट आता है, इसमें जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो सभी आते हैं। लॉ एक बड़ा चीज़ होता है और जो एक्ट होता है वो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट, अगर इनकम टैक्स एक्ट में उसके नोटिफिकेशन को भी ले लिया जाए, सर्कुलर को भी लिया जाए, वो बोला जाता है इनकम टैक्स लॉ। तो लॉ एक बड़ा शब्द है और जो एक्ट है वो छोटा शब्द है। सर अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मजिस्ट्रेट भी जज होता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होता है वो केवल क्रिमिनल केसेस को सुनता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं दंडाधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी। जो जज होता है वो सिविल केस भी सुनता है, वो रेवेन्यू के केसेस को भी सुनता है, वो क्रिमिनल केसेस को भी सुनता है। तो मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है जज, क्योंकि मजिस्ट्रेट केवल क्रिमिनल केसेस को सुनता है। तीसरा क्वेश्चन सर है कि लॉयर और एडवोकेट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों को लोग एक मानते हैं, क्या इसमें भी कोई अंतर होता है? देखिए, जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो लॉयर ही कहलाते हैं, लेकिन जब वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है एडवोकेसी एक्ट में, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में, तब वो एडवोकेट कहलाते हैं। और एडवोकेट कहलाने के बाद प्रेजेंट टाइम में अगर वो AIB का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब वो अपना वकालतनामा भी कोर्ट में लगा सकते हैं और उनको हम लोग कहते हैं एडवोकेट। सर बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास कि पुलिस FIR नहीं दर्ज करी है, तो अगर पुलिस FIR जब नहीं दर्ज करती हमारे पास क्या रेमेडी रहती है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब तो वो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है, क्योंकि जो नया हमारा BNSS 2023 बना है, इसके सेक्शन 173 में यह कह दिया गया है कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक FIR को लॉन्च करा सकते हैं। जो अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड का मोबाइल है, तो आप उसके थ्रू रजिस्टर करा देंगे। हाँ, लेकिन रजिस्टर कराने के 72 आवर के अंदर आपको पुलिस स्टेशन पर जाके अपने FIR पर सिग्नेचर करना होगा। और सर एक बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि जीरो FIR क्या होती है? देखिए, जीरो FIR का मतलब होता है आपके साथ कहीं भी अकरेंस होता है, वो जुरिस्डिक्शन रखने वाला पुलिस स्टेशन है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आप कहीं पर भी जाके अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। स्टेशन ऑफिसर आपसे ये नहीं कहेगा कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन का मैटर नहीं है, आप कहीं पर भी लॉन्च करा सकते हैं FIR। और सर आजकल एक और कॉन्सेप्ट है E-FIR। FIR वही जो हमने आपको अभी बताया कि FIR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से कराई गई FIR। आप अपने मोबाइल से, जो आपका मोबाइल है उस पर आप क्या कर सकते हैं कि जो पुलिस स्टेशन का नंबर है उस पर आप क्या करिए, मैसेज डाल दीजिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक FIR। सर अगला क्वेश्चन ये है कि कोड, जिसे आजकल हम लोग आज का एक न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो कोड संहिता और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जैसे अभी हम लोग का जो IPC चेंज हुआ उसको नाम दे दिया गया भारतीय न्याय संहिता, और जो CRPC चेंज हुआ उसका नाम दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए, संहिता जो होती है वो पहले से छोटे छोटे जो कानून बने रहते हैं उसको मर्ज किया जाता है, मर्ज करने के बाद उसको कोड किया जाता है और उसको कोडिफाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोड। जैसे कि हम लोग का सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है, बिल के रूप में आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्ट। दोनों में यही मेन डिफरेंस है। और सर ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ऑर्डिनेंस तब बनता है जब हाउस सेशन में नहीं रहती। ऑर्डिनेंस की जो सबसे पहली कंडीशन है, जब हाउस सेशन में नहीं रहती लोकसभा और राज्यसभा, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 की पावर को यूज करते हुए ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। रही बात एक्ट हर समय बिल के फॉर्म में आता है, हाउस में इस पर डिस्कशन होता है, हाउस इसको पास करती है, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर सिग्नेचर करते हैं। और सर क्या ऑर्डिनेंस को हम चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। ऑर्डिनेंस इज आल्सो द लॉ। आर्टिकल 13 के पार्ट 3 में कहा गया कि ऑर्डिनेंस भी लॉ है, तो जैसे लॉ को हम चैलेंज करते हैं ऐसे ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर सकते हैं, नो इशू। और सर ऑर्डिनेंस की जुडिशियल वैल्यू क्या होती है? देखिए, ऑर्डिनेंस जो होता है वो लॉ की तरह होता है, ये इन्फोर्स होता है 6 मंथ।
6 मंथ के अंदर हाउस को सेशन में आना जरूरी है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। जिस दिन हाउस सेशन में आएगी उस दिन से 6 वीक 6 सप्ताह 6 वीक के अंदर हाउस को यह तय करना होता है कि ऑर्डिनेंस को वो लॉ का फॉर्म दे रहे हैं, यानी कि उसको एक्ट का फॉर्म बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ के बाद भी 6 वीक तक बनी रहती है। और सर अगला क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो मिनिस्टर होते हैं सारे मिनिस्टर्स को अगर आप प्लस कर दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, स्टेट मिनिस्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो एक पार्ट होता है, जो क्रीम पोस्ट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है। सर अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, क्रिमिनल लॉ का मैटर होता है। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन जज के सामने कोई मैटर है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि प्राइम फेसाई नहीं बन रहा है, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोई प्राइम फेसाई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बन रहा है, तो वो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एक बार चार्जेस को फ्रेम कर दिया है, तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद अगर वो किसी एक्यूज पर्सन को छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्विटल। एक्विटल होता है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बाद, और जो डिस्चार्ज होता है वो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। और सर आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, क्या कोचिंग ज्वाइन करें आपके अनुसार और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो 33 इयर्स का हमारा जुडिशियल फील्ड में टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, इसको अगर हम करें तो 28 + 5 28 ईयर हमने ऑफलाइन पढ़ाया, 5 ईयर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, प्योरली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में देखिए बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि ये कम खर्चीला है, सबसे बड़ी बात है ये कम खर्चीला है। और दूसरा इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, जो आप अनेकों बार देख सकते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने घर पर बैठकर, आप घर का अपना खाना खाकर आप क्या कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पर आप जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, वहाँ पर आप देखेंगे कमरों को क्या करते हैं कि वो किचन को, वॉशरूम को कमरे के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। 25-25 हज़ार रुपए किराए लेते हैं, और आपको बेसमेंट में पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत बड़ी घटना घटी। तो हमारा तो ये कहना है कि जुडिशियल स्टूडेंटों से कि ऑनलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है। मेरे पास 28 ईयर का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। हमने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था। आज के समय में गार्जियन कैसे अफोर्ड कर पाएगा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आंसर होता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें, अपने टीचर से जुड़े रहें। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को ये टीचर मौका भी देते हैं कि पूछने का, ऐसा नहीं कि आप टीचर से नहीं पूछ सकते। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस। इसीलिए हमने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस का निर्माण किया है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, हमारे सब्सक्राइबर्स के, हमारे व्यूअर्स के, हमारे स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चन थे, आपने सबका एकदम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपने सबका उत्तर दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत आपके रेडी हैं, और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला।
और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंट